विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने एक लोचदार अंकेक्षण कार्यक्रम फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें मीनिंग, एक कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने की विधि और अंकेक्षण जो कार्य होता है उसका प्रारंभ कैसे करते हैं, नियोक्ता को कौन कौन से निर्देश देते हैं और अंकेक्षण कर्मचारियों को अंकेक्षण के लिए भेजना, ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज अपन अंकेक्षण कार्य के प्रारंभ में तीसरा स्टेप अंकेक्षण कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अंकेक्षण कर्मचारी अंकेक्षण का कार्य आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रणालियों में बांटकर करते हैं या विभिन्न प्रणालियों के आधार पर करते हैं। अंकेक्षण कार्य प्रणाली को अपन ऑडिट वर्किंग सिस्टम के नाम से भी पुकारते हैं और अंकेक्षण में प्रयोग की जाने वाली प्रणालियों में नैतिक जांच, रूटीन चेकिंग तथा परीक्षण जांच, टेस्ट चेकिंग की प्रणालियां प्रचलित हैं। सबसे पहले नैतिक जांच, रूटीन चेकिंग के बारे में चर्चा करते हैं। नैतिक जांच क्या है? नैतिक जांच का तात्पर्य है कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखे गए लेखों तथा खातों में किए गए खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच करना है, जिससे गलतियां और कपट आसानी से पकड़े जा सकें। नैतिक जांच में सामान्यतया निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के जोड़ और उपजोड़। जोड़ का मतलब कास्टिंग से है और उपजोड़ का मतलब सब कास्टिंग से। तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जोड़ और उपजोड़ की जांच करना। अपन आगे ले जाते हैं तो अगले पृष्ठ पर ले जाने को अपन इंग्लिश में कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। तो अगले पृष्ठ पर ले जाए गए जो भी शेष है, जो कैरी फॉरवर्ड किए हैं, उनकी जांच करना और प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जो भी कैलकुलेशन से गणनाएं हैं, उनकी जांच करना। ये पहला काम है। दूसरा है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से जो खाता बही में अपन खतौनी पोस्टिंग करते हैं तथा अन्य जो सहायक बही हैं, चाहे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, बीआर बुक, बीपी बुक आदि, तो इन सहायक बहियों की जो खतौनी की जाती है, पोस्टिंग, उसकी जांच करना भी इसी में आता है। तीसरा है विभिन्न खातों की जो जोड़े हैं, टोटल्स, तथा खातों के जो शेष मतलब बैलेंसेज जो निकालते हैं, उनकी जांच करना। और लास्ट में चौथी चीज़ है खाता बही से जब अपन तलपट में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो जो बैलेंसेज लेजर से ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, कोई गलती नहीं हुई है तो उसकी जांच करना भी नैतिक जांच का कार्य ही है। इसके बाद अपन नैतिक जांच के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ रूटीन चेकिंग। नैतिक जांच के जो मुख्य उद्देश्य हैं, उनमें पहला है लेखा पुस्तकों में किए गए लेखों की गणितीय शुद्धता को सत्यापित करना। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग की गई है वो मैथमेटिकली एक्यूरेट है नहीं, उनकी सत्यता की जांच करना, ताकि सामान्य स्वभाव की गलतियों और कपटों को प्रकाश में लाया जा सके, पकड़ा जा सके। दूसरा उद्देश्य है जर्नल से खाता बही में जो खतौनी की जाती है, मतलब पोस्टिंग की जाती है, तथा जो खाता बही के शेष निकाले जाते हैं, बैलेंसिंग की जाती है, उनकी सत्यता को सत्यापित करना, वेरीफाई करना। और तीसरा और अंतिम उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना
कि रूटीन चेकिंग के बाद, नैतिक जांच के बाद लेखांकित आंकड़ों को बदला या मिटाया नहीं गया। रूटीन चेकिंग हो गई, उसके बाद जो भी फिगर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं किए गए, इसको सुनिश्चित करना उद्देश्य होता है। इसके बाद अपन नैतिक जांच के लाभ, एडवांटेजेज ऑफ रूटीन चेकिंग डिस्कस करेंगे। रूटीन चेकिंग का सबसे पहला लाभ है कि यह सरल है, सिंपल। सरल का मतलब है कि लेखांकन का जो सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है वो भी रूटीन चेकिंग आसानी से कर सकता है, इसलिए आसान होगी। दूसरा लाभ है अंतिम जांच का आधार, बेस ऑफ फाइनल चेकिंग। नैतिक जांच अंकेक्षण कार्य का मूल और एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सामान्य स्वभाव की प्रारंभिक जांच की जाती है। अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा अंतिम खातों का आधार होने के कारण यह अंतिम जांच का आधार है, क्योंकि जब तक रूटीन चेकिंग नहीं होगी, कोई गलती है वो पकड़ में नहीं आएगी, तो ऐसी दशा में अंतिम खाते गलत हो सकते हैं, अंकेक्षण प्रतिवेदन में गलती रह सकती है। इसलिए इसे अंतिम जांच, जो फाइनल चेकिंग होती है, उसका आधार माना जाता है। तीसरा है गणितीय शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। नैतिक जांच हो जाने से लेखा पुस्तकों की गणित संबंधी शुद्धता पर विश्वास हो जाता है कि जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट हुआ है, कोई एरर गणित के तौर पर नहीं। चौथा लाभ है खतौनी की शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। नैतिक जांच से यह विश्वास हो जाता है कि जो सहायक बहिये हैं, जिसको अपन जर्नल्स बोलते हैं, उनसे खाता बही में खतौनी जो की गई है वो सही है, शुद्ध है, गलती नहीं है। और पांचवा, साधारण छल कपट का प्रकाश में आना, डिटेक्शन ऑफ सिंपल फ्रॉड्स एंड एरर्स। नैतिक जांच से सामान्य स्वभाव वाले छल कपट आराम से पकड़ में आ जाते हैं। छठा और अंतिम लाभ है अंक परिवर्तन का पकड़ में आना, डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रेशन इन फिगर्स। नैतिक जांच में कई प्रकार के विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रूटीन चेक, वाउचिंग के लिए अलग चिन्ह होता है, पोस्टिंग चेक करने के लिए अलग चिन्ह होता है, टोटल करने के लिए अलग चिन्ह होता है। तो यदि वहाँ कोई गड़बड़ होगी तो चिन्ह मिट जाएगा, तो पता लग जाता है। अतः नैतिक जांच के बाद यदि अंकों में परिवर्तन किया जाता है तो वह पकड़ में आ जाता है। इसके बाद अपन नैतिक जांच की हानियां या दोष, डिसएडवांटेजेज ऑफ रूटीन चेकिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हानि है यंत्रवत कार्य, मैकेनिकल वर्क। यह एक बहुत साधारण काम है और जो सिस्टम बताया गया है कि रूटीन चेकिंग में ये काम होते हैं, तो वो काम एक जैसे ही हैं, चलते रहते हैं। इसलिए कर्मचारी उनमें रुचि, मतलब अंकेक्षक के कर्मचारी रुचि कम लेते हैं, इसलिए इसे यंत्रवत कार्य कहते हैं। जोड़ लगाना, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो दूसरी हानि है नियोजित छल कपटों का पता न लगना, नो डिटेक्शन ऑफ प्लान्ड फ्रॉड्स एंड एरर्स। नैतिक जांच से केवल साधारण स्वभाव की गलतियां या छल कपट पकड़ में आते हैं। जो नियोजित ढंग से कपट किए जाते हैं उनको ढूंढने में यह जांच प्रणाली असमर्थ होती है, कि वो चतुर लोग करते हैं और ये काम जो अंकेक्षण का है, नैतिक जांच का, वो सबसे जूनियर व्यक्ति करता है। काम सीखने की शुरुआत जिसने की है उसके द्वारा किया जाता है, तो छल कपट कोई रह सकता है उसमें। तीसरा दोष है सैद्धांतिक अशुद्धियों का प्रकाश में न आना, मतलब सैद्धांतिक अशुद्धियां उनका पता न चलना। तो नो डिटेक्शन ऑफ एरर्स ऑफ
प्रिंसिपल। नैतिक जांच का कार्य लेखांकन का साधारण ज्ञान रखने वाले कर्मचारी करते हैं, जिन्हें लेखांकन के सिद्धांतों, लेखा प्रमाणों के जो भी दिशा निर्देश है उनका पूरा ज्ञान नहीं होता, इसलिए संभावना रहती है कि सैद्धांतिक अशुद्धि रह जाए। चौथा और अंतिम हानि है कम महत्व, लेस इम्पोर्टेंस। क्योंकि यह कार्य सामान्यतया कनिष्ठ लिपिकों या जूनियर्स के द्वारा किया जाता है, जिसे वे महत्व नहीं देते और केवल एक औपचारिकता मानते हैं। इसे जल्दी करने से लापरवाही के साथ भी करते हैं, इसलिए नैतिक जांच का पूरा लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अब इसमें एक चीज़ और है, नैतिक जांच का काम है बहुत इम्पोर्टेंट, परंतु जो इसकी हानियां हैं उससे कैसे बचा जाए, उसका क्या उपाय है। तो नैतिक जांच की हानियों से बचने के उपाय, मेथड्स फॉर अवॉइडिंग डिसएडवांटेजेस, डिस्कस करते हैं कि नैतिक जांच अंकेक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त हानियां इसके महत्व को कम नहीं कर सकती। नैतिक जांच का कार्य बुद्धिमानी तथा सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अंकेक्षण का आधार बेस होता है, जिस पर अंकेक्षण के परिणाम निर्भर करते हैं। हानियों से बचने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर उन्हें योग्य बनाया जाना चाहिए तथा नैतिक जांच का कार्य वरिष्ठ कर्मचारियों की देखरेख में कनिष्ठों के द्वारा कराया जाना चाहिए। समय समय पर इस कार्य की समीक्षा भी की जानी चाहिए, ताकि जो हानियां हैं उससे बचा जा सके। इसके बाद दूसरा जो अंकेक्षण प्रणाली है वो है परीक्षण जांच। परीक्षण जांच किसे कहते हैं, परीक्षण जांच क्या है, उसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। लेखा पुस्तकों में किए गए समस्त व्यवहारों की जांच न करके जब उनमें से कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच ही की जाती है, जो व्यवहार चुने जाते हैं वे बचे हुए सभी व्यवहारों का प्रतिनिधित्व कर लेते हैं, तो ऐसी जांच को परीक्षण जांच कहते हैं। मतलब हुआ कि व्यापार में मान लो 100 टोटल व्यवहार हैं, उनमें से अपन 25 व्यवहारों की जांच करते हैं, तो जो अपन ने 25 व्यवहार सेलेक्ट किए हैं वे बचे हुए सारे 75 व्यवहारों का प्रतिनिधित्व कर लें। तो इस प्रकार की गई जांच, 25 व्यवहारों की जो अपन जांच कर रहे हैं, ऐसी जांच को परीक्षण जांच कहते हैं। इसलिए लैंग्वेज में अपन कहते हैं कि समस्त व्यवहारों की जांच न करके उनमें से कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच करना, जो कि से सभी व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करते हों, तो उसे अपन परीक्षण जांच कहते हैं। यह जांच इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि यदि संपूर्ण व्यवहारों में से कुछ चुने हुए व्यवहारों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तो ये मान लिया जाता है कि समस्त व्यवहार सही हैं जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि परीक्षण जांच में गलतियां एवं अनियमितताएं पाई जाती है, तो ये निर्धारित किया जाता है कि लेखा पुस्तकों में अनियमितताएं, मतलब उसमें गलती मिल गई तो गलत है, लेखा पुस्तक में गड़बड़ है, और परीक्षण जांच का क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है। क्षेत्र बढ़ाने का मतलब है पहले 25 की चेकिंग कर रहे थे, अब 50 की 60 की जाती है। इसका एक घरेलू उदाहरण देता हूँ परीक्षण जांच का। घर में जैसे अपन चावल बनाते हैं, मम्मी बनाती है, तो देखते हैं कि चावल सीज गए या नहीं, तो एक भगोला चावल उसमें 2-3 दाने दबा के देख लेते हैं।
और वो दब जाते हैं, यहाँ पे सीज गए। वो क्या है? टेस्ट चेकिंग। ये सभी दाने अपन थोड़ी दबा के देखते हैं। सब्जी है, बन रही है, सीजी नहीं, एक दो पीस को देख लेते हैं, तो ये टेस्ट चेकिंग है। इसके आधार पर निर्णय हो जाता है कि हाँ पूरी सब्जी सीज गई है या पूरे चावल पक गए हैं। देन उनको हटा दिया जाता है चूल्हे से। खैर, इसके बाद अपन लेते हैं परीक्षण जांच की सीमा को निर्धारित करने वाले तत्व, या जिन्हें नाम दिया जाता है परीक्षण जांच की सीमा को निर्धारित करने वाले सिद्धांत, कुछ भी कहते। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट चेकिंग। परीक्षण जांच की सीमा तथा आकार को निर्धारित करते समय कुछ बातों का, कुछ बिंदुओं का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। वे निम्न हैं। नंबर 1, मदों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ आइटम्स। जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, किसी मद का महत्व उस मद के कारण संस्था के वित्तीय विवरणों तथा व्यावसायिक परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करता है। ऐसी मदें जो व्यावसायिक परिणामों तथा वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने वाली हो, उनकी विस्तृत जांच की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि जो आप मदें सेलेक्ट करते हैं, वे मदें ऐसी होनी चाहिए जांच के लिए कि व्यवसाय के परिणामों को वो प्रभावित करने वाली हो, अधिक प्रभावित करने वाली हो, और वित्तीय विवरणों को भी प्रभावित करने वाली हो। दूसरी जो सिद्धांत या तत्व की बात है वो है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लेखों के संबंध में व्यवसाय में अपनाई गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यदि प्रभावशाली और संतोषजनक है तो जांच को अधिक विस्तृत नहीं किया जाएगा, अन्यथा लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच करनी चाहिए। तीसरी जो ध्यान देने योग्य बात है वो है जोखिम का तत्व, रिस्क फैक्टर। खाते तथा किसी वर्ग के लेखा व्यवहारों में अनियमितता की संभावना हो तो उसकी विस्तार से अपन जांच करते हैं। जैसे रोकड़ प्राप्ति, रोकड़ भुगतान में कोई अनियमितता की संभावना अधिक है तो उसकी विस्तृत जांच की जानी चाहिए। इसी प्रकार कम जोखिम वाले खातों में परीक्षण जांच अपनाई जा सकती है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो उनमें। चौथी बात ध्यान रखने वाली है अंकेक्षण का उद्देश्य, पर्पज ऑफ ऑडिट। जांच की सीमा अंकेक्षण के उद्देश्य से भी प्रभावित होती है। यदि किसी विशिष्ट उद्देश्य से अंकेक्षण कराया जा रहा है तो विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी, जैसे व्यवसाय के क्रय के समय विस्तार से जांच करनी पड़ती है, अन्यथा परीक्षण जांच से काम चल जाता है। पांचवी जो बात ध्यान रखनी है वह संस्था का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंटिटी। संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों का पहले का इतिहास कैसा रहा है। कुछ कर्मचारी एवं प्रबंधक लापरवाह तथा बेईमान प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ कर्मचारी प्रबंधक अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अतः अंकेक्षण संस्था के ईमानदार व कर्मठ कर्मचारियों पर विश्वास कर सकता है तथा जांच की सीमा को कम कर सकता है। बेईमान और लापरवाह कर्मचारियों की दशा में विस्तार से जांच करनी चाहिए। छठी बात जो ध्यान रखने वाली है वो है संदिग्ध व्यवहार, डाउटफुल ट्रांजैक्शंस। जहां अंकेक्षक को संदेह हो या अनियमितता दिखाई दे वहां विस्तार से जांच करनी चाहिए, परीक्षण जांच नहीं अपनानी चाहिए। सातवीं बात है ध्यान रखने योग्य वो है प्रमाणकों की विश्वसनीयता,
रिलायंस ऑफ वाउचर्स। यदि लेखा पुस्तकों या लेखा व्यवहारों के संबंध में उपयुक्त प्रमाणक उपलब्ध हैं तो जांच का क्षेत्र थोड़ा कम विस्तृत होगा, और यदि उपयुक्त प्रमाणकों का अभाव है तो जांच विस्तार से करनी चाहिए। 8वें ध्यान रखने योग्य बात है पूर्व अनुभव, प्रायर एक्सपीरियंस। यदि अंकेक्षक ने किसी व्यवसाय के लेखा पुस्तकों की जांच व अंकेक्षण पहले किसी लेखा वर्ष में की है तो वह अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हुए जांच की सीमा को निर्धारित कर सकता है। 9वां बिंदु जो ध्यान रखने योग्य है वो है संस्था पर लागू नियमावली, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एंटिटी या इंस्टीट्यूशन। संस्था पर लागू नियमों के अनुसार यदि किसी विशिष्ट प्रकार की मदों की विस्तृत जांच आवश्यक है तो अंकेक्षक को उन मदों की जांच विस्तार से करनी चाहिए। इसी तरह से 10वां बिंदु है प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच, चेकिंग ऑफ वर्क डन बाय एवरी एम्प्लॉय। परीक्षण जांच के लिए व्यवहारों का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे जांच के लिए चुने गए नमूनों में उस संस्था में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के काम की जांच हो जाए, उन सब का काम उसमें शामिल हो जाए। 11वां बिंदु है नमूने द्वारा समग्र व्यवहारों का प्रतिनिधित्व, सैंपल शुड रिप्रेजेंट द होल ट्रांजैक्शन। जैसा परिभाषा में अपन ने कहा था कि परीक्षण जांच के लिए नमूने का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो नमूने चयनित किए गए हैं वे व्यवसाय के उस प्रकार के समस्त लेखा व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि एक ही व्यवसाय में अंकेक्षक बार बार अंकेक्षण करता हो तो प्रत्येक वर्ष के नमूने के चयन का आधार अलग अलग या बदलते रहना चाहिए, जिससे कर्मचारी व नियोक्ता यह अनुमान न लगा सके कि इस वर्ष किस प्रकार के लेखों की जांच को चुना जाएगा। और लास्ट बिंदु है ध्यान रखने का प्रबंधकों की ख्याति। यदि व्यवसाय के प्रबंधक अपनी सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता इत्यादि के लिए प्रसिद्ध हैं तो अंकेक्षक को जांच अधिक विस्तृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अंकेक्षक को लगे कि प्रबंधकों की गड़बड़ियों या घोटालों के संबंध में पहले से ही वो ख्याति बन चुकी है या पहले से ही ऐसी उनकी धारणा चल रही है, सुन चुका है वो, तो उसे सावधानी से और विस्तार से जांच करनी चाहिए। इसके बाद अपन परीक्षण जांच की हानियों के बारे में परीक्षण जांच के लाभों के बारे में डिस्कस करेंगे।